आज सुनिए प्रवासी भारतीय साहित्यकार उषा राजे सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी कैसे बताऊं बिटिया को। लीक से हटकर वे एक ऐसी खोजी कहानीकार हैं जिन्हें पढ़ना दो संस्कृतियों के आपसी सामंजस्य के बाद की उदात्त मानवीय अनुभूति से आप्लावित होना है। उषा जी की रचनाओं का मूल स्रोत ब्रिटेन भूमि पर बसे भारतीयों की विडंबनाओं और उनकी बदलती मानसिकताओं की अभिव्यक्ति है। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी बच्ची की है जो बाल्यावस्था से कैशोर्य की ओर कदम बढ़ा रही है और उसके अंदर सुप्त ग्रंथियों का रसायन बदल रहा है। वो और उसकी साइकेट्रिस्ट माँ किस तरह पौधों और मरीजों के जरिए एक दूसरे को समझते हैं, ये इस कहानी में सुनिए। शीना बेहद थकी हुई थी। वो घर आकर चुपचाप आंखें बंद कर सोफे पर लेट जाना चाहती थी, पर उसकी 8 वर्षीय बेटी निन्नी को उसके आने की आहट मिल जाती है और वो खाना छोड़कर भागती हुई आई और उसके दोनों हाथों को अपनी गुदाज हथेलियों की पकड़ में लेते हुए पूछने लगी, मामा, आज आपके मरीजों को कौन से रोग थे? निन्नी को पता है कि उसकी मामा सरकारी अस्पताल में साइकेट्रिस्ट है और वो उन रोगियों की चिकित्सा करती है जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। शीना निन्नी के माथे पर प्यार का चुंबन देने के बाद हाथ में पकड़े ब्रीफकेस को मेज पर रखते हुए उसे अपने दाहिनी बाह में लपेटकर डाइनिंग रूम में खाने की मेज के पास पहुंचकर उसे कुर्सी पर बैठा खाने की ओर इशारा कर खुद साबुन से हाथ धोकर चेहरे पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहती है, आज के मरीज भी वैसे ही थे निन्नी बेटे, जैसे और दिनों के मरीज होते हैं। कुछ बहुत दुखी, कुछ बहुत बेचैन। एक मरीज की सोच इतनी बिगड़ी हुई थी कि उसने मुझे चिंतित कर दिया। ओह, फिर आपने उस रोगी को कैसे संभाला मामा? वैसे ही जैसे हमेशा करती हूँ बेटी। उसके दुखों और बेचैनियों को कम करने के लिए उसके साथ सहृदयता और सहानुभूति के साथ बातें की। थोड़ी देर उसकी समस्याओं को सुनती रही, उसे आश्वस्त कर उसमें भरोसा पैदा करने की कोशिश की। फिर नर्स कायरा से उसका परिचय कराया और कुछ दिन उसके अस्पताल में रहने का प्रबंध कर दिया। शीना इस तरह का उत्तर घुमा फिरा कर निन्नी को कई बार दे चुकी है। निन्नी अब उसके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होती। उसकी उम्र परी कथा सिंड्रेला और स्लीपिंग ब्यूटी से आगे निकलकर किशोरों के फेमस 5 जैसी जासूसी दुनिया में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। मम्मा, आपके मरीजों की सोच क्यों बिगड़ जाती है? कांटे से फंसे सलाद के टुकड़े को मुंह में डालने से पहले निन्नी ने आग्रह करते हुए शीना से प्रश्न किया। शीना निन्नी के इस प्रश्न से परेशान हो उठी। कैसे बताए वो अपनी नन्ही सी बिटिया को मरीज के उन भयानक, शर्मनाक और यातनापूर्ण मानसिक विकारों के बारे में, उनके त्रासद अकेलेपन को, उनके सामाजिक और पारिवारिक दबावों और तनावों को, जिनको झेलते झेलते वे इतने नर्वस, डरपोक, असंतुलित, असहाय और लाचार हो जाते हैं कि दुनिया उन्हें सनकी, पागल और न्यूरोटिक कहकर खिल्ली उड़ाती है। परेशान शीना कंजर्वेटरी में आकर रॉकिंग चेयर पर बैठ जाती है। थकान से उसकी आंखें बोझिल होने लगती हैं, पर अर्शिता भनोत की लाल चकत्तों से भरी नंगी बाहें और बेचैन पीड़ित आंखें उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। मेरी चमड़ी में विषैले कीड़े घुस आए डॉक्टर। इन सुर्ख चकत्तों को देख रही हैं ना? देखिए, कीड़े मेरी चमड़ी के अंदर घुस मेरी देह को खाए जा रहे हैं। वार्ड का राउंड लेती शीना अर्शिता भनौत के हाथ पर उभर आए चकत्तों को देखते हुए कुछ कहने को होती है कि अर्शिता अपने बालों को हाथों की पकड़ में लेकर ऊपर उठाती है और कहती है, ये देखिए मेरी गर्दन, इन कीड़ों ने मुझे इतना काटा है कि मेरे घावों में से खून रिसने लगा है। ये देखिए, तकिए पर खून के दाग। शीना सहानुभूति से सिर हिलाती देख रही है अर्शिता की सुर्ख हो रही चमड़ी को, जो जगह जगह छिली हुई है। कहीं कहीं लहू के बिंदु भी उभर रहे हैं। आगे फिर अर्शिता ने रुलाई को दबाते हुए कहा, डॉक्टर, इन कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या नहीं करती हूँ। मैं तरह तरह के कीटनाशक साबुन से रगड़ रगड़ कर बदन को धोती हूँ, एंटी एलर्जिक क्रीम लगाकर कीटनाशक दवा से पूरे बदन को स्प्रे करती हूँ। क्या बताऊँ, ये जानलेवा विषैले कीड़े मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। शीना की सहानुभूति पाकर अर्शिता उसके और पास सरक आई। शीना के नाक में अर्शिता के बालों और बदन से उठती कीटनाशक दवा की गंध घुस जाती है। उसे मिचली सी आने लगती है, पर वो सहानुभूति के साथ धैर्यपूर्वक अर्शिता के जीवन के त्रासद अनुभवों को सुनती हुई उसके कंधों को भरोसा देने के लिए हल्के से दबाती है। शीना की सहानुभूति का एहसास कर अर्शिता थोड़ी और उत्साहित हो उसका हाथ पकड़कर कहती है, जानती हैं डॉक्टर,
एक दिन बड़ी सावधानी से मैंने अपनी चमड़ी खुरच खुरच कर कीड़ों को निकाला और एक जार में बंद कर इमरजेंसी लैब में ले गई, ताकि डॉक्टर लोग उन कीड़ों को माइक्रोस्कोप से देखकर दवा तजवीज़ कर सकें। परंतु एक लंबा समय गुजर गया, अभी तक लैब से कोई परिणाम नहीं आया। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अर्शिता की शिकायत है कि उसके बदन और उसके घर में बहुत ही सूक्ष्म विषैले कीड़े और पिस्सू घुस आए हैं। वो उनसे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह की कीटनाशक दवाओं से घर को स्प्रे करती है, अपना बदन साबुन, डेटॉल और एंटीबैक्टीरिया लोशन से साफ करती है। फिर भी ये जानलेवा कीड़े हैं, मरते नहीं हैं। वो तंग आ चुकी है। कीड़े ना तो उसका पीछा छोड़ते हैं, ना ही मरते हैं। दिनों दिन कीड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। अर्शिता कहती है कि डॉक्टर की दी हुई दवाइयों से उसे कोई आराम नहीं मिल रहा है। एक लंबे समय तक अर्शिता अपने फैमिली डॉक्टर की सर्जरी और इमरजेंसी अस्पताल के चक्कर काटती रही है। यद्यपि इस बीच उसके फैमिली डॉक्टर ने उसके खून की जांच कराई, एलर्जी टेस्ट कराई, किंतु अर्शिता के खून में न तो कीड़ों का कोई अस्तित्व मिला और न ही एलर्जी टेस्ट में कोई गड़बड़ी मिली। फिर उस दिन खींची परेशान अर्शिता अपने फैमिली डॉक्टर से झगड़ पड़ी और ऊंची आवाज़ में बोली, डॉक्टर ब्रायन, आप मेरे इलाज में कोताही कर रहे हैं। मैंने 30 वर्षों तक नेशनल इंश्योरेंस का भुगतान किया है। आज मेरी ज़रूरत पर आप NHS अर्थात नेशनल हेल्थ सर्विस के डॉक्टर मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्रोधित और उत्तेजित सी वो डॉक्टर के टेबल पर मुक्का मारते हुए चिल्लाई, सुनिए डॉक्टर ब्रायन, ना तो मैं अवैध नागरिक हूँ और ना ही अपर गंवार और ना ही पागल। मैं कहते कहते उत्तेजना के कारण वो नीम बेहोश हो गई। डॉक्टर ब्रायन की सेक्रेटरी भागी भागी पानी का गिलास लिए कमरे में आई। पास बैठे स्टूडेंट छात्र मेडिको की सहायता से अर्शिता को रोगियों के एग्जामिनेशन टेबल पर लिटाकर उसे ट्रैंकुलाइजर का इंजेक्शन देकर शांत किया गया और एम्बुलेंस से उसे मनोरोगियों के अस्पताल भेज दिया, जहां शीना से बातें करके अर्शिता को कुछ आश्वस्ति मिली। उसने उत्साहित होकर शीना से कहा, डॉक्टर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप चर्म रोग विशेषज्ञ हैं ना? आप अवश्य इन कीटाणुओं से मुझे छुटकारा दिलवाएंगी ना? शीना अर्शिता को किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती थी। मेडिकल एथिक्स के अनुसार वो मरीज से झूठ नहीं बोल सकती है। उसने अर्शिता की आंखों में सीधा देखते हुए पूरी सहानुभूति के साथ उसकी बाहों को सहलाते हुए कोमल शब्दों में कहा, सॉरी अर्शिता, मैं चर्म रोगों की विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं मानसिक बीमारियों की डॉक्टर, एक साइकेट्रिस्ट हूँ। चर्म रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर ने तुम्हारी पूरी जांच कर लिया है। उन्हें तुम्हारी देह में अभी तक किसी भी तरह के विषैले कीटाणु नहीं मिले हैं। अब तुम्हें मेरे पास यानी मानसिक रोगियों के अस्पताल में भेजा गया है। अर्शिता का चेहरा बुझ सा गया। वो कन्फ्यूज्ड सी खड़ी शीना को घूरने लगी, जैसे वो भी उसे पागल और सनकी समझ रही है। घबराओ मत अर्शिता, मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ। मैं तुम्हारी समस्याओं, दुखों और तकलीफ़ों को अच्छी तरह समझती हूँ। अर्शिता, तुम्हें कोई मानसिक आघात लगा है जिसके लिए तुम बिल्कुल तैयार नहीं थी। तुम एक बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी और शानदार व्यक्तित्व की स्मार्ट और खूबसूरत महिला हो। शीना के स्नेहिल और खूबसूरत शब्दों में आई सहृदयता, सहानुभूति और बहनापा अर्शिता को अंदर तक स्पर्श कर गया और उसके अंदर जमा दर्द उसकी आंखों से टप टप गिरने लगा। वो धम से निढाल बिस्तर के साथ रखी कुर्सी पर गिरकर सिसकने लगी। शीना स्नेह से अर्शिता का हाथ पकड़ अपने कंसल्टिंग रूम में ले गई, जहां उसने उसे एक आरामदेह कुर्सी पर बैठाकर मशीन से निकालकर कॉफ़ी का प्याला पकड़ाते हुए कोमल शब्दों में कहा, देखो अर्शिता, एक डॉक्टर होने के साथ साथ मैं तुम्हारी दोस्त भी हो सकती हूँ। तुम एक समझदार और पढ़ी लिखी महिला हो। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें इन कीटाणुओं और पिस्सुओं से छुटकारा मिल जाए तो तुम्हें मुझे अपने पूरे मन से सहयोग देना होगा। मेरी कार्य प्रणाली पर भरोसा बनाए रखना होगा। इस समय तुम थकी हुई हो, तुम्हें आराम की आवश्यकता है। शीना ने पास खड़ी नर्स कायरा से अर्शिता का परिचय कराते हुए कहा, ये कायरा है, हमारे यूनिट की सबसे सहृदय और अच्छी नर्स। कायरा तुम्हारे अस्पताल में रहने, नहाने और खाने पीने का ध्यान रखेगी। अब तुम वार्ड में जाकर आराम करो। मैं तुम्हें शाम को कंसल्टेशन दूंगी और विस्तार से इन कीटाणुओं और पिस्सुओं के बारे में बातें करूंगी जो तुम्हें इतने दिनों से कष्ट दे रहे हैं। विश्वास करो, हम दोनों मिलकर इन कीटाणुओं से छुटकारा पाने का सही रास्ता खोज सकते हैं। अर्शिता और कायरा के जाने के बाद शीना ने मेज पर रखी अर्शिता की केस हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था,
अस्पताल में हुए विभिन्न टेस्ट स्पष्ट करते हैं कि अर्शिता को कोई शारीरिक रोग नहीं है। वो अवसादग्रस्त मनोरोगी, एक साइकेट्रिक केस। किसी मनोविकार से ग्रस्त अर्शिता के मन में यह दृढ़ विश्वास जम गया है कि उसके चर्म के अंदर विषैले कीड़े घुस आए हैं। साथ ही उसका घर विषैले कीड़ों और पिस्सुओं से बजबजा रहा है। ये कीड़े इतने सूक्ष्म हैं कि साधारण आंखों से नहीं दिखते हैं। अर्शिता के अनुसार उसके घर की हवा दूषित हो गई है। उफ, कहते हुए शीना ने पृष्ठ पलटा और आगे बढ़ा। इन कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए अर्शिता खूब गर्म पानी से डिटर्जेंट डालकर नहाती है, बदन पर इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे छिड़कती है। दिन में कई कई बार वो अपने आप को डिसइंफेक्ट करती है। अर्शिता कहती है कि इन सब से उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसके बदन और घर में घुस आए कीड़े मरने के बजाय दिन रात बढ़ते ही जा रहे हैं। अब वे उसके खाने पीने के सामान और कपड़ों की अलमारियों में भी घुसते जा रहे हैं। तंग आकर वो अब इन मृत्युंजय कीड़ों को नष्ट करने के लिए अपने घर को पेस्टिसाइड से फ्यूमिगेट करने लगी है। उसका भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। वो मेंटल केस बन गई है। ओ माय गॉड, पुअर अर्शिता, कहते हुए शीना ने मेज पर रखे गिलास से पानी पिया और फिर दूसरी फाइल उठाकर अर्शिता के चर्म रोग के विशेषज्ञ की रिपोर्ट पढ़नी शुरू की, जिसमें लिखा था, विषाक्त कीटाणुनाशक दवाओं के संक्रमण में आने से अर्शिता की त्वचा में खुजली होती है। लगातार खुजाने के कारण उसके बाहों पर खूनी चकत्ते उभर आए हैं। गर्दन के नीचे मवाद और खून से भरे घाव और फफोले निकल पड़े हैं। इसके अतिरिक्त कीटनाशक फ्यूमिगेशन में सांस लेने के कारण उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी है। इन तमाम लक्षणों ने अर्शिता के मन में दृढ़ अवधारणा बना दी है कि उसके घर के कोने कोने में, उसकी चमड़ी की तहों में, उसकी श्वास नली में, उसके फेफड़ों में विषाक्त कीटाणुओं और पिस्सुओं ने अड्डा बना लिया है। शीना ने अर्शिता के दुख से आहत हो फाइल को बंद कर दिया और आंखें बंद करके सोचने लगी। संभवतः अर्शिता बहुत अकेली है और किन्हीं विषम कारणों से वो अपने आप में बंद हो गई है। उसे भ्रम सा हो गया है कि उसका घर विषैले कीड़ों से बजबजा रहा है। शाम को घर जाने से पहले अर्शिता की काउंसलिंग करते हुए शीना को बातचीत के दौरान टुकड़ों टुकड़ों में पता चला कि रजोनिवृत्ति मतलब मेनोपॉज की उम्र में अधिक रक्तस्राव के बीच जब अर्शिता के हार्मोन असंतुलित हो रहे थे तो वो कुछ मुरझाई, कुछ चिड़चिड़ी हो रही थी। गर्म और ठंडे लपटों से परेशान, पसीने से लथपथ, खुद को समझ नहीं पा रही थी। ऐसे में रजोनिवृत्ति की समस्याओं से जूझती सरल हृदया अर्शिता को पता ही नहीं चला कि उसका लॉन्ग डिस्टेंट लॉरी ड्राइवर पति हरीश का एक लंबे समय से किसी अन्य स्त्री से संबंध है। अचानक एक दिन जब हरीश घर आया तो सीधा बेडरूम में जाकर फिर से बाहर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगा तो अर्शिता ने सहज ही उससे पूछ लिया कि वो आजकल ज़रा ज़्यादा लंबे लंबे ट्रिप लगाने लगा है। हरीश ने पहले तो उसे कोई जवाब नहीं दिया, फिर जब उसने दोबारा पूछा तो बस गुस्से से फुफकारता हुआ जल्दी जल्दी अपना व्यक्तिगत सामान समेटता रहा। अर्शिता चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी उसे देखती रही। जब वो जाने लगा तो अर्शिता ने उसे दरवाजे पर घेरते हुए पूछा कि आखिर वो इतना सब सामान लेकर जा कहाँ रहा है। तो उसने चिल्लाते हुए कहा, टू द हेल वोमेन, यू स्टिंक, दिस हाउस स्टिंक्स, इट्स बजिंग विद द पॉइजनस जर्म्स एंड इंसेक्ट्स। कहते हुए उसने दरवाजे पर खड़ी अर्शिता को जोरों का धक्का दिया और धड़ से दरवाज़ा मारकर चला गया। अर्शिता फर्श पर गिर पड़ी। बाद में जब वो होश में आई तो उसे कुछ याद नहीं रहा, केवल हरीश का क्रोधित चेहरा, जर्म्स और स्टिकिंग हाउस जैसे कुछ टूटे फूटे वाक्य याद कर वो हर वक्त परेशान रहने लगी। शीना से बात करते हुए अर्शिता धीरे धीरे सहजता के साथ खुलने लगी। आगे उसने शीना को बताया कि उसे अपनी घर गृहस्थी को सुंदर और सुचारू रूप से चलाने में गर्व की अनुभूति होती थी। अतः वो घर को साफ सुथरा रखने और परिवार को सुविधा देने में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे कभी किसी अन्य बात का ध्यान ही नहीं रहता था। गपशप का वैसे भी उसे कोई शौक नहीं था। उसके पति को कामकाजी स्त्रियां शोक और चरित्रहीन लगती हैं। अतः पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसने कभी बाहर जाकर काम करने की नहीं सोची। वो अपने घर गृहस्थी और बगीचे की देखभाल में ही सुख पाती है। अर्शिता का चेहरा उस समय गुलाबी हो उठा जब उसने बताया कि उसके पति ने प्रेम का इजहार कर उसके माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट में जाकर उससे शादी की और 2 महीने उसके साथ घर में रहकर हनीमून मनाता रहा।
आगे अर्शिता ने बताया कि उसके एक बेटा है जो पिछले वर्ष उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चला गया है। वो हमेशा इस बात से खुश रहती है कि बेटा अपने पिता से फ़ोन पर बातचीत कर लेता है। लड़की पढ़ाकू किस्म की है। वो हमेशा कानों पर हेडफोन लगाए अपने कमरे में बंद कंप्यूटर और फ़ोन पर लगी पढ़ाई करती रहती थी। उसे सिर्फ अपने खाने पीने, पढ़ाई लिखाई और पॉकेट मनी से मतलब रहता था। माँ बेटी में सिर्फ ज़रूरत भर का संवाद होता था। एक दिन बेटी ने अर्शिता को बाहों में भरकर कहा, उसे जर्मन इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप मिल गई है और वो आगे की पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जा रही है। ये तो खुशी की बात है, अर्शिता ने सोचा। लड़की 2-3 महीने पहले अपना सामान समेटकर आगे की पढ़ाई करने जर्मनी चली गई। अर्शिता को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो दिनों दिन अंदर अंदर और अकेली होती चली जा रही है। इधर बेटे बेटी से भी उसका संपर्क टूट सा गया है। वो घर काम करती हुई हरीश का इंतज़ार करती रहती, पर इस बीच उसने पाया कि हरीश काफ़ी लंबे लंबे ट्रिप लगाने लगा है। धीरे धीरे अर्शिता खुलती जा रही थी, जैसे वो अपने आप से बातें कर रही हो। फिर आगे उसने बताया कि एक दिन अचानक जब उसका पति हरीश घर आया तो उसके आक्रामक और उद्दंड व्यवहार से उसको ज़बरदस्त धक्का लगा। सरल स्वभाव की अर्शिता के दिल और दिमाग पर ऐसी चोट लगी कि उसके मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ गया। दुख के तीव्र आघात के कारण उसके मस्तिष्क में बनने वाले रसायन का संतुलन बिगड़ने लगा और उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सब लोग उसे छोड़कर इस तरह चले क्यों जा रहे हैं, जबकि वो तो अपने पति और बच्चों के लिए इतनी समर्पित है। पति के इस तरह चले जाने के बाद जब उसे होश आया तो उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे। जाने किस अनजाने क्षोभ और ग्लानि के कारण वो अपराध बोध से ग्रस्त सोचने लगी कि आखिर ये सब करा कौन रहा है। उसके घर में ऐसा क्या प्रवेश कर गया है जिसके कारण घर वाले घर छोड़कर भाग रहे हैं। दुख के आवेग में वो अपने बाल नोचने लगी और बालों के उखड़ने से सिर में घाव होने लगे। घावों पर खुरंट जमने लगे, उनमें खुजली होने लगी। सिर खुजाते खुजाते वो अपना बदन भी खुजाने लगी। अर्शिता के सोचने की शक्ति क्षीण होने लगी। उसे वास्तविक कारण दिखना बंद हो गया। छल, बिछोह, दुख और तनाव से पीड़ित अर्शिता का ध्यान धीरे धीरे बालों और देह में होने वाली खुजली पर केंद्रित होता चला गया। उसे विश्वास हो चला कि उसके बदन और घर में हजारों और लाखों की संख्या में विषैले कीड़े घुस आए हैं जो उसके बदन को खाए चले जा रहे हैं, और वो खुद को और घर को डिसइंफेक्ट करते करते पेस्टिसाइड से फ्यूमिगेट करने लगी। हे प्रभु! शीना का हृदय करुणा से चीत्कार उठा। ऐसी विषम मानसिक स्थिति में दवा मतलब ट्रैंकुलाइजर से अधिक रोगी को स्नेह, सौहार्द, सहानुभूति, विश्वास और आश्वासन की आवश्यकता होती है। अर्शिता के पास कोई सहारा नहीं था। वो अकेली पड़ गई है, अस्थिर हो उठी है। आज का वर्तमान समाज जिस तरह विकसित हो रहा है और जिस तरह के दबाव, तनाव और अकेलेपन की विषम परिस्थितियों से व्यक्ति, घर, समाज और परिवार गुजर रहा है, उनमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसी को भी मनोरोग हो सकता है। साइकोसिस के इन भुतह गलियानों से निकलने के लिए औषधि के साथ अर्शिता को स्नेह, सौहार्द के साथ साइकेट्रिक सहायता यानी काउंसलिंग की आवश्यकता भी थी, जो उसका फैमिली डॉक्टर समय से उसे नहीं दे सका। ना जाने कब से वो इधर से उधर लावारिस सी एक फुटबॉल की तरह लुढ़कती फिर रही है। शीना भी यही सब सोच रही थी कि वो अर्शिता को किस तरह उसके जीवन के यथार्थ से परिचित कराते हुए आश्वस्ति के साथ उसे पुनर्वासित करे। किस तरह अर्शिता के जीवन की गुत्थियों को सुलझाते हुए वो उसे उन बुतह गुंजलकों से निकालकर उसका विश्वास जीतते हुए सहजता के साथ सामाजिक जीवन में प्रवेश कराए। तभी निन्नी खाना समाप्त करके तौलिए से हाथ पोंछती हुई उसकी गोद में आकर बैठ गई और शीना के गालों पर चुम्मी देते हुए उसके चेहरे पर झूल आए लट को कानों के पीछे खींचते हुए बोली, मामा बताइए ना, आपके मरीजों की सोच कैसे बिगड़ जाती है और आप उन्हें कैसे ठीक करती हैं। शीना निन्नी के साथ बगीचे में पड़े झूले पर आकर बैठ जाती है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब खींच लेती है। फिर सावधानी से शब्दों का चयन करते हुए उसे बताती है, निन्नी, आज जो महिला रोगी अस्पताल में आई थी उसका दिमाग बहुत परेशान था। इतना परेशान था कि वो ठीक से सोच ही नहीं पा रही थी। रोगी का कहना है कि उसके बदन में विषैले कीटाणु घुस गए हैं और वे उसके बदन को काट काट कर छलनी किए दे रहे हैं, जबकि खून की जांच और सोनोग्राफी बताती है कि उसके बदन में कोई कीटाणु नहीं है।
रोगी का भरोसा डॉक्टर पर से उठ गया है। उसका कहना है कि डॉक्टर उसकी जांच ठीक से नहीं कर रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया में निन्नी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं और वो जोरों से हंस पड़ती है, पर फिर दूसरे क्षण वो रोगी के भय, पीड़ा और निराशा के बारे में सोचकर दुखी हो जाती है। मध्यम स्वरों में शीना के कंधों पर सिर रखकर कहती है, मम्मा अब क्या होगा? मुझे आपके रोगी की बड़ी चिंता हो रही है। वो ठीक तो हो जाएगी ना मम्मा? प्लीज़ बताओ ना, वो भरे गले से पूछती है। कैसे बताए वो निन्नी को? निन्नी अब बच्ची नहीं रही। उसके सोचने के ढंग के साथ उसके प्रश्नों में अब जीवन की सच्चाइयाँ प्रवेश कर रही हैं। निन्नी अधीर हो उठती है, शीना को सोचने का समय नहीं देती है। मम्मा आप उस रोगी को ठीक तो कर देंगी ना? निन्नी जोर देकर प्रश्न तुरंत दोहराती है, जिसका उत्तर वो हाँ में चाहती है। मेरी गुड़िया, उसकी बीमारी बहुत जटिल है। अभी मैं उसकी बीमारी को जानने और समझने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे उसका भरोसा जीतना है, फिर उसे उसके जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराते हुए उसको पुनर्वास के लिए तैयार करना होगा। उसके ठीक होने में बहुत दिन लगेंगे। लंबे अरसे तक उसे अस्पताल में रहना होगा। ये पुनर्वास क्या होता है मम्मा? पुनर्वास का अर्थ है कि उसे नए घर में नए लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, उनकी खुशियों में खुश होना, नए नए काम सीखना वगैरह। पर मम्मा वो ठीक तो हो जाएगी ना? शीना निन्नी की आवाज़ में आई संवेदना और चेहरे पर पसर आई चिंता को देखती है। निन्नी को बाहों में भरकर शीना उसकी आंखों में झांकते हुए कोमल स्वर में समझाते हुए कहती है, मुझे नहीं मालूम मेरी गुड़िया कि इस रोगी के ठीक होने में कितना समय लगेगा, पर वो ठीक हो जाएगी, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। शीना निन्नी की आंखों में अपने प्रति आश्वस्त की झलक देखती है। निन्नी ही नहीं, हम सब चाहते हैं कि रोग के लक्षण पहचान कर डॉक्टर ऐसी दवा दे कि रोग चटपट ठीक हो जाए। काश शारीरिक रोगों की तरह अवसादग्रस्त मनोरोगों के लिए भी पेटेंट दवाएं होती, ब्लड टेस्ट होता, एक्सरे होता, सोनोग्राफी होती। साइकेट्री में ऐसा कुछ नहीं है। साइकेट्रिस्ट असंतुलित हो गए मस्तिष्क के अंधेरे कोनों में उपजे गुंजलकों को और गुत्थियों को सुलझाने के लिए स्नेह, सौहार्द, सहानुभूति, आस्था, विश्वास के साथ परामर्श देते हुए रोगी के भावनाओं के उन अंधेरी कोठरियों और तहखानों में प्रवेश करते हैं जहाँ संदेह, संशय, डर, भय, घृणा, अविश्वास जैसे विषधर कुंडली मारे रोगी को डंक मारते रहते हैं। रोगी दिनों दिन मानसिक रूप से अस्थिर होता चला जाता है और स्वयं पर उसका नियंत्रण नहीं रह जाता है। निन्नी इस समय जीवन के बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रही है। उसके बाल देह के अंदर सुप्त ग्रंथियों का रसायन बदल रहा है। वो बाल्यावस्था से कैशोर्य की ओर कदम बढ़ा रही है। अतः निन्नी अब अधिक संवेदनशील और प्रश्नाकुल होती जा रही है। उसका अवचेतन मन कल्पना और यथार्थ में फर्क करना सीख रहा है। देह के साथ साथ निन्नी का मानसिक विकास भी हो रहा है। शीना सोचती है निन्नी के स्वस्थ, संतुलित शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए विशेषकर उसकी संवेदनाओं के मूल तत्व को समझते हुए उसे सतर्क और सहज करते रहना होगा। कुछ खोज निन्नी स्वयं करेगी और कुछ में उसे निन्नी का मित्र बनकर उसे सहयोग और सहायता देनी होगी। अरे निन्नी, वो देख तो सही, जो टमाटर के पौधे तू पिछले दिनों नर्सरी से लाई थी उसमें फूल आ रहे हैं, और वो देख दूसरे वाले पौधे में तो नन्हे नन्हे टमाटर भी आने लगे हैं। पौधे कुछ झुकने लगे हैं, अगर समय से उन्हें सहारा नहीं मिला तो टूट जाएंगे। उनमें लटके सूखे पत्तों को चुनकर निकालना होगा और फिर जल्दी ही ये बेबी टमाटर बड़े होकर लाल और सुर्ख हो जाएंगे। वो सायास निन्नी का ध्यान टमाटर के पौधों की देखभाल की ओर मोड़ती है ताकि उसके अंदर प्रकृति के माध्यम से मनुष्य और समाज के प्रति संवेदना के साथ दायित्व का बोध भी जागृत हो सके। निन्नी की नज़र टमाटर के पौधे पर जा टिकती है। वो दौड़कर बगीचे में टमाटर के पौधों के पास पहुंच जाती है और बड़ी सावधानी से झुके हुए टमाटर के पौधों को डंडी के सहारे खड़ा कर पौधों में लटके सूखे पत्तों को निकालकर कॉम्पोस्ट बिन में डालती है। पानी में बेबी बायो की 3-4 बूंदें डालकर पौधे को स्नेह से सींचती है, फिर खुरपी से पौधे के आसपास की मिट्टी को गोड़ती है। घड़ी पर टमाटर के पौधों पर प्यार की नज़र डालकर शीना से कहती है, मम्मा क्या आपको मालूम है, पौधों के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, उन्हें संगीत सुनाना चाहिए। अगर पौधे खुश रहते हैं तो जल्दी बढ़ते हैं और उनमें फल भी जल्दी आने लगते हैं। उनको भी कंपनी अच्छी लगती है। कहते हुए उसने दूसरे टमाटर के गमले को उसके पास सरका दिया। फिर शीना से लिपटते हुए बोली, मम्मा अब जब हवा चलेगी तो दोनों पौधे एक दूसरे को छूते हुए आपस में बातें करेंगे, है ना?
और ये जो बाकी के पौधे हैं ना, उन्हें भी अलग अलग पॉट में लगाना होगा, उनका पुनर्वास करना होगा, कहते हुए वो खिलखिलाकर हंसी। अभी शीना कुछ कहने ही जा रही थी कि निन्नी बोली, मामा आज मैं एक बड़ा सा गेट वेल कार्ड बनाऊंगी, आप उसे अपनी मरीज को दे देना, और साथ में ये मेरी गोल्ड का पॉट भी। शीना गहरी दृष्टि से निन्नी को प्रसन्नता के साथ देखते हुए सोचती है, उसकी नन्ही बिटिया परियों के देश से निकलकर वास्तविक संसार में प्रवेश करने की स्वयं ही अच्छी और स्वस्थ तैयारी कर रही है। उसे केवल उसके आसपास रहते हुए समय समय पर सहयोग, भरोसा और विश्वस्त संबल देना होगा, ताकि वो अपना विकास स्वस्थ मानसिकता के साथ समाज के प्रति दायित्व के बोध को विकसित कर सके। अभी आप सुन रहे थे उषा राजेश सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी कैसे बताऊं बिटिया को। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।